एक से एक खूबसूरत इंस्टाग्राम पर पड़ी हुई ये रील्स। किसी में ये मोहतरमा डांस कर रही हैं, किसी में आंखें मटका रही हैं और किसी किसी रील्स में तो अपनी अदाकारी दिखा रही हैं। इनकी इन्हीं अदाओं का दीवाना हो गया था जितेंद्र। जितेंद्र ने जब इस लड़की की इंस्टाग्राम पोस्ट देखी, ये सारी रील्स देखी, तो वो दीवाना हो गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि अब शादी करूँगा तो इसी लड़की से। और वो अपनी ज़िद को पूरा भी करता है। जनवरी साल 2023 में वो इस लड़की से शादी कर लेता है, लेकिन शादी के 5 महीने बाद ही इस लड़की की लाश एक तालाब में तैरती हुई मिलती है। अब एक तरफ जहाँ एक लड़की की लाश तालाब में तैर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ था जितेंद्र, जो उसे देखकर रो रहा था, बिलख रहा था और अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए तड़प रहा था। अब ऐसा भी क्या हुआ कि आखिर इस लड़की की लाश मिली? ऐसा इन दोनों के बीच क्या हुआ कि अचानक जो इसकी बीवी है वो गायब हो गई और इसे खबर भी नहीं लगी? इन सब के पीछे ऐसा क्या हुआ कि ये लड़का रो रहा था और लड़की की लाश थी? दरअसल ये जो पूरा मामला है ये ग्रेटर नोएडा का है। ग्रेटर नोएडा में एक इलाका है बिसरख, वहाँ पर एक जगह आती है हैबतपुर, पुराना हैबतपुर उसे बोलते हैं। वहाँ पर एक तालाब है। अब उसी तालाब में से 18 मई 2023 को इस लड़की की लाश मिलती है। लड़की का नाम है साइबा खान। जैसे कि आप इसके इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे कि जो इसका नाम लिखा है साइबा ही लिखा है। अब जब लाश मिलती है तो हर तरफ अफरा तफरी मचती है। एक शख्स वहाँ से गुजर रहा होता है, वो देखता है तालाब में एक लाश है, वो काले कपड़े में कोई चीज़ तैर रही है। वो उसको किस तरीके से निकालता है और जैसे खोलता है, देखता है उसके अंदर से एक लड़की की लाश निकलती है। फ़ौरन पुलिस को बुलाया जाता है। अब पुलिस आती है, पुलिस छानबीन करती है तो देखती है कि लड़की के हाथ पर एक टैटू बना है जिस पे नाम लिखा है साइबा। अब पुलिस आसपास के इलाके में पूछताछ करती है कि इस नाम की लड़की यहाँ रहती है कि नहीं रहती है। तभी उन्हें एक दुकानदार मिलता है जो पुलिस को बताता है कि इस लड़की को उसने देखा है और उसका नाम साइबा नहीं बल्कि जानवी है। अब पुलिस को जब पता लगता है जानवी, तो पुलिस कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर हम छानबीन करें तो किसकी करें, साइबा की करें या फिर जानवी की। लेकिन हाथ पर नाम लिखा था साइबा, इसके लिए पुलिस उसी पर अड़ी रहती है और साइबा के बारे में और ज़्यादा पूछताछ करती है, उसकी फैमिली का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इसके बाद पुलिस फिर से उस दुकानदार के पास ही जाती है। अब उससे पूरी डिटेल निकालती है कि तुम कह रहे हो इस लड़की का नाम जानवी है, तो आखिर जानवी कैसे है, हमें बताओ क्या है, इसका कहीं नाम तो नहीं बदला? जब सारी चीज़ें पुलिस उस दुकानदार से पूछती हैं तो दुकानदार बोलता है कि एक शख्स है, जितेंद्र नाम का आदमी है, वो यहीं बगल में रहता है और उसकी ये बीवी है और इसका नाम जानवी है। ये कई बार जो है हमारी दुकान पर आई है, इसने सामान खरीदा है और अगर आपको यकीन ना हो तो आप रसीद देख लीजिए। जब ये उधारी पर सामान ले जाती थी तो अपना नाम लिखवा देती थी, उसमें पैसे लिखे रहते थे, तो वही रसीद पुलिस को दिखा देता है कि इसके नाम से हमारे यहाँ बिल चलता है और हमने इसी का नाम उस पर लिखा है और जानवी इसका नाम है। अब पुलिस कहती है ठीक है, मुझे तुम जितेंद्र के पास तक ले चलो। दुकानदार ले जाता है। अब जैसे ही पुलिस जितेंद्र के घर पहुंचती है, उससे बोलती है कि आपकी कोई वाइफ है जानवी नाम की या साइबा नाम की? जितेंद्र पहले मना करता है कि नहीं, साइबा को तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ जानवी को जानता हूँ। पुलिस फिर से कंफ्यूज हो जाती है कि हमें तो लाश साइबा की मिली है। तब पुलिस तस्वीर दिखाती है और बोलती है कि यही आपकी वाइफ हैं? जितेंद्र बोलता है हाँ यही है, क्या हुआ? अब पुलिस बोलती है कि इनकी हमें लाश मिली है, ऐसे ऐसे तालाब में पड़ी हुई थी, फूली हुई सड़ी हुई लाश मिली है। जितेंद्र फ़ौरन रोना शुरू कर देता है। उसके जो है आंसू नहीं रुकते, वो एकदम से तड़प जाता है, बोलता है कि ये क्या हो गया, किसी ने मेरी बीवी को मार दिया या उसने सुसाइड कर लिया। जो जितेंद्र है वो ज़्यादातर बार बार आत्महत्या रिपीट कर रहा था। अब पुलिस को लगा आत्महत्या क्यों करेगी, तो पुलिस पूछती है उससे कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हारी बीवी ने आत्महत्या की है, तुम्हें क्यों लगता है कि जो साइबा है या जो जानवी है वो आत्महत्या कर सकती है? तो इस पर जो जितेंद्र है वो बोलता है कि 16 तारीख को, 16 मई के दिन हम दोनों की छोटी सी लड़ाई हुई थी और इसके बाद इसने मुझसे बोला था कि ये मायके जा रही है और फिर ये रात को घर से निकल गई। उसके बाद लड़ाई हुई थी तो मुझे लगा कि बात तो अब करेगी नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा बात भी नहीं की, मुझे लगा मायके पहुंच गई होगी। अब आप कह रहे हैं कि इसकी लाश मिल गई है 2 दिन बाद, तो मुझे वही लग रहा है कि शायद हम दोनों में जो लड़ाई हुई इसकी वजह से इसने तालाब में डूबकर अपनी जान दे दी। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आई कि जो लड़की है उसकी मौत हो चुकी है, जो उसकी वाइफ है वो मर चुकी है, तो इसके बाद पुलिस को लगता है कि अब हो ना हो हमें इसकी तहकीकात करवानी पड़ेगी, हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर लड़की ने क्यों सुसाइड किया या वो क्यों तालाब में डूबी। अब इसके लिए जो लाश है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन
जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो बेहद चौंकाने वाली बात पुलिस को पता चलती है। दरअसल जब साइबा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें पता चलता है कि जो लड़की है उसकी हत्या हुई है गला दबाकर, उसका गला दबाया गया है और साथ ही उसकी जो हाथ की नस है उसे काटा गया है। अब पुलिस का माथा ठनकता है। पुलिस को लगता है कि अभी तक जो उसका पति बार बार आत्महत्या कह रहा था, ये तो पूरा केस ही पलट गया। पुलिस को शक हो जाता है उसके पति पर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रो रहा था, सबसे ज़्यादा तड़प रहा था। और पुलिस ये भी सवाल उठाती है कि अब तुम इतना परेशान हो अपनी पत्नी के लिए, तुम बोल रहे हो कि तुम इतना प्यार करते हो उससे, लेकिन फिर भी जब 2 दिन तक तुम्हारी उससे बातचीत नहीं हुई, तुमने कोशिश नहीं की तुम उससे बात करो। पुलिस कस्टडी में लेती है जितेंद्र को, उससे पूछताछ करती है, लेकिन जितेंद्र अपनी बातों पर अड़ा रहता है। अब लगातार अड़े रहने के बावजूद पुलिस अपनी बातों पर जो है उससे सवाल पूछती है, सवाल जवाब लगातार चलते हैं और पुलिस आखिर में उससे पूछ बैठती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बीवी का मायका कहाँ है। अब जब वो मायका बताता है तो उसको बोलना पड़ता है कि नाम क्या है। अभी तक जो पुलिस है वो उसे समझ रही थी कि जानवी है, लेकिन जब वो मायका बताता है तो उसमें उसे पता लगता है कि जो लड़की है उसके पेरेंट्स मुस्लिम हैं। अब पुलिस को जो शक था जो पुलिस का उस लड़के पर वो पूरा गहरा जाता है। वो समझ जाते हैं कि हो ना हो गलती इसी की है, मर्डर भी इसी ने किया है। पुलिस अपने तरीके से जांच करती है, उसको सवाल जवाब में उलझा कर रखती है और फिर जितेंद्र टूट जाता है। इसके बाद जितेंद्र पूरी कहानी बताता है और अपने जुर्म की जितनी भी उसकी दास्तान थी वो सारी पुलिस के सामने रख देता है। जितेंद्र कहता है कि मैंने जो है साइबा को इंस्टाग्राम पर देखा था, वो बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाती थी, उन्हें देखकर मैं उसके प्यार में पड़ गया था और फिर मैंने सोचा कि अब मुझे शादी इसी लड़की से करनी है। मैंने उसे रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट भी कर ली। फिर धीरे धीरे मैंने उसे मैसेजेस भेजने शुरू किए। अब जब मैसेज भेजे तो लड़की ने भी मुझे रिप्लाई कर दिया। अब साइबा और जितेंद्र दोनों के बीच बातचीत होने लगी। फिर धीरे धीरे ये लोग कॉल पर बात करने लगे और कॉल पर बात करने के बाद इन दोनों में प्यार हो गया। जो जितेंद्र है उसने पुलिस को ये भी बताया कि वो और साइबा दोनों गाजियाबाद के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें मिलने में परेशानी नहीं हुई। ये दोनों अक्सर मिला करते, कभी कॉफ़ी शॉप पर, कभी किसी मॉल में, अक्सर इनकी मीटिंग्स हुआ करती। लेकिन जितेंद्र ने ठाना था कि उसे साइबा से किसी भी कीमत पर शादी करनी है, तो वो शादी के लिए साइबा को प्रपोज भी करता है। लेकिन ऐसे में साइबा बोलती है कि शायद हमारे धर्म अलग हैं, हम दोनों अलग अलग परिवारों से आते हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो परिवार वाले हैं, इस बात के लिए ना माने। इसके लिए बातचीत भी की जाती है और जो साइबा बोलती है वही सच होता है। दोनों के ही परिवार वाले इस शादी के लिए नहीं मानते। अब जब परिवार वालों की तरफ से मनाही हो जाती है तो जितेंद्र साइबा से बोलता है कि ठीक है, हम अपनी अलग दुनिया बनाएंगे, तुम मेरे साथ चलो। और इसी के लिए जनवरी के महीने में 2023 में ये लोग शादी कर लेते हैं एक मंदिर में जाकर। और फिर जो जितेंद्र है वो यहीं बिसरख के पास जो हैबतपुर है वहाँ पर एक कमरा किराए पर लेता है और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी शुरू कर देता है। ये ऑटो चलाने का काम करता है और उसी तरीके से अपना जीवन यापन ये लोग करते हैं। लेकिन इसी बीच जो साइबा है ये थोड़ा सा बदल जाती है। ये शादी के बाद भी रील्स में ज़्यादा ध्यान देती है, अभी भी और लड़कों से बातचीत करती है और जो जितेंद्र को पसंद नहीं आता। जितेंद्र पुलिस को बताता है कि इस बारे में मैंने कई बार साइबा को टोका, उसने बोला कि हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए, मैं कम पैसे कमाता हूँ, तुम्हें भी इन सब चीज़ों पे और ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, वो इन्हीं बचकानी चीज़ें या यूँ कहें रील्स बनाने में ही ज़्यादा बिजी रहती थी। अब फिर पुलिस पूछती है कि ठीक है, तुमने जब ये सारी चीज़ें की, मर्डर किया, तो तुमने ये कैसे सोचा कि तुम तालाब में फेंक कर आओगे? क्या सोचकर तुमने तालाब में लाश डाली? तुम्हें क्या लगा तुम पकड़े नहीं जाओगे? इसके पीछे भी जितेंद्र एक बेहद अजीब कहानी बताता है। वो बताता है कि मैंने साइबा को मारने का प्लान बहुत पहले ही बना लिया था। वो पुलिस से कहता है कि लगातार हमें अभी शादी को 5 महीने हुए और लगातार से ही जो साइबा है वो बहुत बदल गई थी। मैं चिड़चिड़ा रहने लगा था क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था मेरे साथ। और इसी पर मैंने 1 महीने पहले करीब ये सोच लिया था कि मुझे साइबा को मारना है। तो मैंने ऐसा रूम ढूंढा जहाँ पर मैं उसे आराम से मार सकता हूँ और किसी को भनक तक ना लगे। और इसीलिए मैं बिसरख के इस इलाके में आकर रहने लगा। और तब मैंने देखा कि जो मेरा रूम है वहाँ से 10 से 15 मिनट की दूरी पर ही एक बड़ा तालाब है जिसमें मैं साइबा को मारने के बाद आराम से डाल सकता हूँ और किसी को पता नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने 16 मई की रात को शराब मंगाई, बाहर से अच्छा खाना मंगाया क्योंकि साइबा को बाहर का खाना और शराब बहुत पसंद थी। तो मैंने उसके लिए ये सब मंगाया, उसे पिलाया जिससे वो थोड़ी नशे में आ गई। इसके बाद मैंने चाकू लेकर उसके हाथ की नस काट दी और फिर उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जितेंद्र इसके बाद यहीं पर नहीं रुकता, वो रात के 2 बजे एक काले कपड़े के अंदर जो लाश है साइबा की उसे लपेटता है और अपने कंधे पर उठाकर उसे ले जाकर तालाब में फेंक देता है।
वो ये सोचकर फेंकता है कि तालाब में जो लाश है वो डूब जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा और कोई नहीं पहचान पाएगा कि वो लड़की कौन है। होता भी ऐसा, लेकिन 2 दिन बाद ही 16 की रात वो ऐसा करता है और 18 को ही एक शख्स वहाँ से गुजर रहा होता है। वो देख लेता है कि एक लाश तैर रही है और थोड़ी सी सड़ गई है और फूली हुई है, क्योंकि पानी में थी इसलिए फूल गई थी। फ़ौरन पुलिस को इत्तला की जाती है और पुलिस पूरे केस को सुलझा लेती है। फिलहाल की अगर बात करूँ तो ये मामला कोर्ट में चल रहा है और जो साहिबा के परिवार वाले हैं वो चाहते हैं कि जो जितेंद्र है उसे सख्त से सख्त कड़ी सज़ा सुनाई जाए।